नमस्कार। आज के इस विशेष विश्लेषण में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम जिस विषय पर बात करने वाले हैं वो ना सिर्फ हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए बेहद अहम है, बल्कि ज़मीनी हकीकत के लिहाज से बहुत उलझा हुआ भी है। हम बात कर रहे हैं भारत बांग्लादेश सीमा की। देखिए, जब भी हम बॉर्डर या सीमा शब्द सुनते हैं तो हमारे दिमाग में क्या आता है? कटीले तार, ऊंची दीवारें और गश्त करते हुए जवान, राइट? लेकिन सच कहूं तो कहानी इतनी सीधी बिल्कुल नहीं है। इस सीमा पर होने वाली छोटी सी हलचल भी सिर्फ नक्शे तक सीमित नहीं रहती, बल्कि इसका सीधा असर वहां की राजनीति, लोगों के रोजगार और इंसानी जिंदगियों पर पड़ता है। तो आज हम इस पूरी हकीकत की तह तक जाएंगे और समझेंगे कि आखिर बाढ़ के उस पार और इस पार असल में चल क्या रहा है। चलिए जल्दी से देख लेते हैं कि आज हम किन प्रमुख पहलुओं पर बात करेंगे। पहले हम हाल की एक सीमा गोलीबारी की घटना पर नजर डालेंगे। उसके बाद सीमा के जटिल भूगोल, तस्करी के नेटवर्क्स, जीरो लाइन फेंसिंग की समस्या और अंत में इस फेंसिंग को लेकर जो राजनीतिक टकराव है उसे समझेंगे। तो शुरुआत करते हैं अपने पहले बिंदु से, हालिया सीमा गोलीबारी की घटना और त्रिपुरा में उस रात की गश्त। ये मामला त्रिपुरा के सिपाही जाला जिले का है। जो लोग इस इलाके को जानते हैं उन्हें पता होगा कि ये तस्करी के लिए कितना संवेदनशील है। जरा इस टाइमलाइन को ध्यान से देखिए। रात के करीब 10 बज रहे थे और बीएसएफ के जवान अपनी रूटीन नाइट पेट्रोलिंग कर रहे थे। उनका पूरा फोकस उन खुफिया रास्तों पर था जहां से सबसे ज्यादा स्मगलिंग होती है। सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन फिर रात 11:30 बजे उन्हें कुछ तस्करों की संदिग्ध हलचल दिखाई दी। प्रोटोकॉल के तहत जवानों ने उन्हें रोका और चेतावनी दी, लेकिन 5 मिनट बाद ही यानी 11:45 पर तस्करों ने चेतावनियों को पूरी तरह इग्नोर कर दिया और उल्टे बीएसएफ जवानों पर पथराव शुरू कर दिया। जब स्थिति बिल्कुल बेकाबू होने लगी तो मजबूरन रात 11:40 पर बीएसएफ को आत्मरक्षा में गोली चलानी पड़ी और दुर्भाग्य से इस फायरिंग में 2 बांग्लादेशी नागरिकों की जान चली गई। ये घटना हमें बहुत करीब से दिखाती है कि बॉर्डर पर माहौल कितनी तेजी से सचमुच कुछ ही मिनटों में बदल सकता है। अब ऐसी किसी भी दुर्भाग्यपूर्ण घटना के बाद क्या होता है? बीएसएफ ने तुरंत अपने आधिकारिक प्रोटोकॉल फॉलो किए। उन्होंने बांग्लादेशी अधिकारियों और बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश यानी बीजीबी के साथ मिलकर शवों को सौंपने की एक बेहद संवेदनशील प्रक्रिया पूरी की। देखिए, ये इलाका पहले से ही तनावपूर्ण रहता है, तो ऐसे में दोनों देशों के सुरक्षा बलों के बीच इस तरह का मैदानी और कूटनीतिक तालमेल बनाए रखना बहुत बहुत जरूरी हो जाता है। अब आते हैं दूसरे पहलू पर, इस सीमा का भूगोल। सच कहूं तो यही वो भौगोलिक चुनौती है जो इस पूरी समस्या की असली जड़ है। जरा इस नंबर पे गौर कीजिए, 4000 किलोमीटर से भी ज्यादा। ये दुनिया की सबसे लंबी लैंड बॉर्डर्स में से एक है और ये कोई एक सीधी लकीर नहीं है। ये पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम जैसे राज्यों के पहाड़ों, जंगलों और नदियों से होकर गुजरती है। इतनी विशाल और घुमावदार सीमा पर फिजिकल रूप से 24 घंटे नजर रखना अपने आप में एक बहुत बड़ा प्रशासनिक सिरदर्द है। अगर हम वापस त्रिपुरा की ही बात करें, जहां वो फायरिंग हुई थी, तो अकेले इस राज्य की सीमा बांग्लादेश के साथ 856 किलोमीटर लंबी है। और सबसे चौंकाने वाली बात क्या है? त्रिपुरा 3 तरफ से, उत्तर, पश्चिम और दक्षिण से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। ये बाकी भारत से सिर्फ असम के एक बहुत ही पतले से कॉरिडोर के जरिए जुड़ा है। इस तरह की ज्योग्राफी खुद ब खुद सुरक्षा के लिए एक बहुत बड़ा रिस्क पैदा कर देती है। और ये बात बिल्कुल सटीक तरीके से समझाती है कि असली दिक्कत क्या है। ये बॉर्डर कंक्रीट की बड़ी बड़ी दीवारों से नहीं बना है। ये नदियां, घने जंगल, धान के खेत और यहां तक के घनी आबादी वाले गांवों के बीच से निकलता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि कई जगह तो ऐसी हैं जहां बॉर्डर लाइन किसी के घर के ठीक बीच से गुजरती है। मतलब आधा घर भारत में और आधा बांग्लादेश में। अब आप खुद सोचिए, ऐसी जगहों पर बाड़ लगाना या निगरानी करना प्रैक्टिकली कितना नामुमकिन सा काम है। हमारा तीसरा पॉइंट है सीमा पार का तस्करी नेटवर्क। इसी मुश्किल भूगोल का फायदा उठाकर एक पूरा 2 तरफा अवैध व्यापार चलता है। अब जो डिटेल यहाँ है वो काफी दिलचस्प और चिंताजनक है। देखिए कि सामान का आदान प्रदान किस तरह का है। भारत से बांग्लादेश की ओर जाने वाली चीजों में मवेशी यानी पशु सबसे ऊपर हैं। वहाँ बीफ की डिमांड बहुत ज़्यादा है, इसलिए तस्कर इसमें मोटा मुनाफा कमाते हैं। इसके अलावा हमारा सस्ता यूरिया, डीजल और दवाइयाँ भी उस पार जाती हैं। लेकिन दूसरी तरफ से जो भारत आ रहा है वो राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए एक बड़ा खतरा है। इसमें अवैध प्रवासी शामिल हैं, जो हमारे यहाँ एक बहुत बड़ा राजनीतिक मुद्दा है। इसके साथ ही सिंथेटिक ड्रग्स, जाली नोट और महिलाओं व बच्चों की मानव तस्करी जैसे गंभीर अपराध इसी रास्ते से भारत में दाखिल होते हैं। अगर हम थोड़ा इतिहास में जाएं तो 1980 के दशक में कई उग्रवादी गुट इस बॉर्डर का इस्तेमाल छुपने के लिए करते थे।
हालात तब काफी सुधरे जब 2007-8 के आसपास बांग्लादेश में शेख हसीना सत्ता में आई। उन्होंने भारत के साथ मिलकर कई उग्रवादी कैंपों को खत्म करने में बहुत सहयोग किया। लेकिन अब जब शेख हसीना सत्ता में नहीं है और बांग्लादेश में एक राजनीतिक उथल-पुथल मची हुई है, तो बॉर्डर पर सिक्योरिटी की स्थिति पिछले 1-1.5 साल में फिर से काफी हद तक उलझ गई है। चलिए बढ़ते हैं चौथे बिंदु की तरफ, जीरो लाइन फेंसिंग का धर्म संकट। ये वो समस्या है जिसने कई लोगों को 150 गज की खाई में फंसा दिया है। अब आप शायद सोचेंगे कि भाई घुसपैठ रोकने का सबसे आसान तरीका है कि बॉर्डर लाइन पर एक पक्की दीवार या बाड़ खड़ी कर दो, बात खत्म। लेकिन नहीं, असल में अंतर्राष्ट्रीय समझौतों के मुताबिक आप इंटरनेशनल बॉर्डर लाइन, जिसे जीरो लाइन कहते हैं, उसके ठीक ऊपर बाड़ नहीं लगा सकते। नियम यह कहता है कि फेंसिंग को सीमा से 150 गज पीछे यानी भारतीय क्षेत्र के अंदर बनाना होगा। सुनने में तो यह बस एक टेक्निकल नियम लगता है, लेकिन जमीन पर इसका असर बहुत भारी पड़ता है। इस 150 गज वाले नियम का नतीजा क्या होता है? जरा सोचिए, जब फेंसिंग देश के अंदर बनती है तो कई भारतीय गांव और किसानों के खेत उस बाड़ और अंतर्राष्ट्रीय सीमा के बीच में फंस जाते हैं। मतलब आप हैं तो भारत में ही, लेकिन फेंसिंग के उस पार। इन ग्रामीणों के लिए हर दिन अपनी ही जमीन पर जाना, खेती करना और अपनी रोजी रोटी कमाना एक बहुत बड़ी चुनौती बन जाता है। सुरक्षा के लिए उठाया गया ये कदम अनजाने में ही सही, लेकिन सीमा पर रहने वाले इन नागरिकों की पूरी जिंदगी को अस्त व्यस्त कर देता है। और यहीं से हम आते हैं अपने 5वें और आखिरी हिस्से पर, इस फेंसिंग को लेकर होने वाला राजनीतिक टकराव, सुरक्षा बनाम आजीविका की बहस। हाल ही में पश्चिम बंगाल के प्रशासनिक गलियारों में कुछ तेजी देखने को मिली है। नए नेतृत्व ने फेंसिंग के लिए जरूरी जमीन हस्तांतरण यानी लैंड ट्रांसफर को फटाफट मंजूरी दे दी है। कोशिश ये है कि इस जमीन का पूरा नियंत्रण जल्द से जल्द बीएसएफ के हाथों में सौंप दिया जाए और इस पूरे प्रोसेस को खत्म करने के लिए 45 दिनों का एक सख्त टारगेट सेट किया गया है ताकि सीमा सुरक्षा को और मजबूत किया जा सके। तो यहाँ जो सबसे अहम बात समझने वाली है वो ये है कि इस प्रशासनिक फैसले पर दो अलग अलग राजनीतिक विचारधाराएं बिल्कुल आमने सामने खड़ी हैं। एक तरफ भाजपा का तर्क है कि बॉर्डर फेंसिंग में होने वाली कोई भी देरी सीधे तौर पर अवैध घुसपैठ को बढ़ावा देती है। उनके मुताबिक राष्ट्रीय सुरक्षा सर्वोपरि है और फेंसिंग तेज करना तुष्टीकरण की राजनीति को खत्म करने के लिए बहुत जरूरी है। वहीं दूसरी तरफ तृणमूल कांग्रेस यानी टीएमसी का कहना है कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा की सुरक्षा करना पूरी तरह से केंद्र सरकार और बीएसएफ की जिम्मेदारी है। उनका तर्क है कि इस तरह आक्रामक तरीके से फेंसिंग करने से वहां रहने वाले किसानों और ग्रामीणों की रोजी रोटी छिन जाएगी। साथ ही वो इसे समाज में सांप्रदायिक ध्रुवीकरण और डर पैदा करने के एक टूल के रूप में भी देखते हैं। दरअसल ये मुद्दा सिर्फ कुछ किलोमीटर के तार बिछाने तक सीमित नहीं है। इस फेंसिंग डिबेट के तार सीधे तौर पर भारत की बड़ी और संवेदनशील नीतियों से जुड़े हैं, जैसे कि नागरिकता संशोधन अधिनियम यानी CAA और राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर NRC। पड़ोसी देशों से प्रताड़ित शरणार्थियों को शरण देना और बिना दस्तावेजों के रह रहे अवैध प्रवासियों को वापस भेजना, ये जो पूरी जटिल प्रक्रिया है, ये बॉर्डर फेंसिंग की इस बहस का ही एक बड़ा हिस्सा है। तो इस पूरी चर्चा के बाद हम एक बहुत ही गहरे और विचारणीय सवाल पर आकर खड़े होते हैं। हमने देखा कि कैसे यहाँ भूगोल, अपराध, लोगों की मजबूरियां और राजनीति सब कुछ एक दूसरे में उलझा हुआ है। ऐसे में सवाल यह है कि कोई भी देश अपनी सीमाओं को पूरी तरह सुरक्षित करने और उसी सीमा पर बसने वाले अपने ही नागरिकों के मानवाधिकारों और उनकी आजीविका के बीच एक सही बैलेंस कैसे बना सकता है। ये एक ऐसा सवाल है जिसका कोई एक सीधा और आसान जवाब नहीं है, लेकिन यकीन मानिए इसे समझे बिना बॉर्डर की असली तस्वीर हमेशा अधूरी ही रहेगी। आज के इस गहरे विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ऐसे ही अहम मुद्दों पर अपनी समझ बढ़ाते रहिए।